वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम यादव। मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। हम लोगों ने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। पार्टनरशिप अकाउंट्स 12th क्लास में मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया पार्टनरशिप की सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें मैंने पढ़ाई अब तक? फंडामेंटल पढ़ा दिया, गुडविल पढ़ा दिया, एडमिशन पढ़ा दिया, रिटायरमेंट पढ़ा दिया और डेथ भी पढ़ा दिया। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, ये हो गया तो लास्ट चैप्टर बचा हुआ, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हमने फंडामेंटल में ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप हमारी बनती कैसे और पार्टनरशिप के अंदर बेसिक चीजें होती क्या हैं। इसलिए मैंने उस चैप्टर को एक और नाम दिया है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप बेसिक। फिर गुडविल के बारे में मैंने पढ़ाया, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये सब बताया था कि गुडविल हकीकत में है क्या और गुडविल की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, जिसको यहां पर हमने नाम क्या दे रखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब जब एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है तब एक नए पार्टनर को आप किस प्रकार से एडमिट करेंगे, क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्या खाते बनेंगे। हमने पूरा का पूरा उसके बारे में डिस्कशन किया, सारे के सारे टॉपिक्स उसके अंदर हमने कवर किए। इसी के साथ साथ हमारे पास अगला टॉपिक आता है क्या, हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि मतलब फर्म चल रही है और किसी पार्टनर का मन नहीं अब आपके साथ काम करने का, या फिर किसी कारणवश वो फर्म से संन्यास लेना चाहता है, फर्म से बाहर जाना चाहता है, तब आप कैसे कैसे खाते बनाने वाले हो। मैंने उसके बारे में भी आपसे पूरी पूरी चर्चा की थी। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाए तो अब आप किसको पैसा दोगे, कैसे दोगे और सेक्शन 37 कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को उसके साथ डिस्कशन किया था, साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराए थे। अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है, जो बिल्कुल लास्ट, मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। पार्टनरशिप फर्म शुरुआत से हम चल रहे हैं, जब हमने फर्म तैयार की, बनाई, बनाने के बाद एडमिशन किया, फिर रिटायरमेंट किया, फिर डेथ किया, और अब क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी फर्म ही बंद कर रहे हैं। आप एक अकाउंटेंट की सोच से सोचेंगे तो आपको पता होना चाहिए आप इनके खाते कैसे बनाने वाले हो। यहां पर चैप्टर का नाम हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है इस चैप्टर में मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग है, इट मींस बिजनेस ऑफ अ फर्म इज डिसकंटिन्यूड। फर्म का जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये तो क्लियर है कि हाँ डिसकंटिन्यूड हो गया बिजनेस आपका, तब हम डिसोल्यूशन का नाम करते हैं। मतलब इस डिसकंटिन्यूएशन को हम डिसॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसॉल्व भी बोलते हैं इसको। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। एक टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार, और मैंने अपने असाइनमेंट में ये क्वेश्चन कई बार घुसा रखा है। और क्यों डाल रखा है? क्योंकि ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा चुका है और एक एक नंबर में भी आ गई चीजें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या अंतर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने पहले भी डिस्कस किया, जब आप एडमिशन करते हैं, जब आप रिटायरमेंट करते हैं, जब आप डेथ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये तीन चीजें जो होती हैं ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाती है। मतलब आप साझेदारी को आज डिसॉल्व कर रहे हो और एक नई डीड तैयार कर रहे हो। मतलब पुरानी डीड खत्म की और एक नई डीड आपने तैयार कर ली। कैसे भला? मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये तीन बंदे हैं, तीन बंदे पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मैंने उस टाइम आपको बताया कि ये तीनों एक कार में जा रहे थे, कार में जा रहे थे ये तीनों, और उस कार में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया और मान लो सी की डेथ हो गई। पार्टनर कौन बचे? जब सी मर गया तो ए और बी फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई? पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हुई है, बल्कि पार्टनरशिप खत्म हुई है। इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डेथ का केस। या यूं कह दूं किसी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ये तीनों कार में जा रहे थे, तीनों ने शराब पी ली और आपस में मारपीट कर ली और सी को पीट दिया। तो सी ने कहा कि मैं तो रिटायरमेंट चाहता हूं, मैं तो जाना चाह रहा हूं तुम्हारे फर्म से। सी रिटायर होना चाहता है। अगर सी रिटायर होना चाहता है तो क्या पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई? अब भी पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हुई है, बल्कि पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहेगी, ए और बी उसको कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा टॉपिक था रिटायरमेंट वाला। इसी के साथ साथ मैं कह दूं आपसे कि कार का एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा सही है। कार
जा रही थी, तीनों बैठे हुए थे और रास्ते में ये सबके सब एक एक घर के बाहर रुक गए। ए ने अपने बेटे डी से मिलवाया और कहा कि इसे फर्म में एडमिशन दे दो। ए अच्छा पार्टनर था, बाकी काफी अच्छी तरीके से उसने बिजनेस किया, तो बी और सी ने उसे मना नहीं किया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डी को नया पार्टनर एडमिट कर लिया, एडमिशन हुआ। तो मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हुई है और एक नई पार्टनरशिप डीड तैयार हुई। इसमें ए, बी, सी और डी तीनों नए चारों पार्टनर अब तैयार हो चुके हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हुआ होगा, सब कुछ चेंज हुआ होगा, सब कुछ आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। एडमिशन, ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहता है कि या तो कानून ने आपकी फर्म बंद कर दी, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको ये बिजनेस नहीं करना, इस तरीके का कोई बिजनेस आपको नहीं करना। जैसे कि आजकल लॉकडाउन के टाइम पर जो हमारे इंश्योरेंस एजेंसीज के साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई भी नया केस नहीं करेगा, तो इस केस में कई सारी ऐसी कंपनीज बंद हो गई जो कंपनीज वाकई में नए केस के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। अब गवर्नमेंट को तो ये देखना है कि यार नए केस हो गए तो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे, तो हम क्यों खामखा नए केस करवाएं। उसने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन क्या है वो बंद हो गया, उनकी कंपनियां बंद हो गई, उनकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई। मतलब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया या फिर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया आपके खिलाफ। मतलब कहने का मतलब कोई सरकारी एक्शन आपकी तरफ हो गया तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक होता है कि आप अपनी इच्छा से बंद कर दें, तीनों पार्टनर्स ने कहा हम नहीं चला पा रहे बिजनेस, हम नहीं चला पा रहे, बिजनेस नुकसान होता जा रहा है, हम पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, वॉलंटरी अपनी इच्छा से डिसॉल्व हो रही है। तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया या फिर दो पार्टनर्स ने डिसाइड किया और एक पार्टनर कह रहा नहीं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाकी दो पार्टनर्स ने कह रहे हम नहीं कर रहे कंटिन्यू। तो ये तो आपको ही पता है पार्टनरशिप फर्म कम से कम दो लोगों को मिलाकर बनती है। अब जब तीन पार्टनर थे, दो ने मना कर दिया चलाने को, एक चलाएगा, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप चला सकता है, वो क्या चला सकता है? पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता। तो इस केस में आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, डिसकंटिन्यूड हो जाएगी। इसके साथ साथ एक टॉपिक और आता है, जब मैंने ये कहा कि तीनों कार में जा रहे थे और कार में जाते जाते एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होते ही दो की डेथ हो गई, या यूं कह दूं बी और सी मर गए, ए बच गया, तो ए क्या बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है बिजनेस कंटिन्यू, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बना सकता। एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अब एक अकेला बंदा कंपनी तो खोल सकता है पर पार्टनरशिप नहीं बना सकता। कंपनीज एक्ट जो पुराना वाला था उसमें भी एक बंदा कंपनी नहीं चला सकता था, लेकिन इस नए एक्ट में, जब मैं इसके डिसोल्यूशन के तुरंत बाद में कंपनी पढ़ाऊंगा, कंपनी अकाउंट, शेयर्स, डिबेंचर्स वाले टॉपिक, वो जब मैं कराऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे कैसे ये काम करता है। फिलहाल हम केवल डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन में मैंने पूरा का पूरा आपको असाइनमेंट में दे रखा है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है उसके अंदर, जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उन्हीं सब चीजों को उन्होंने वहां पर डिटेल में डिस्कशन कर दिया, 5-5 पॉइंट्स बनाकर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी दिमाग में कोई क्वेरी हो तो भैया कमेंट करिएगा मुझे, मैं अगले टॉपिक पर आता हूं। तो यहां पर हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या पढ़ने वाले हो आप लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हुआ करता है, जो हम खाते तैयार करते हैं, हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर एसेट और लायबिलिटीज रिवैल्यू हो रहे हैं। और दूसरा क्या बनाया था हमने? दूसरा बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा कैश या बैंक अकाउंट अगर जरूरत पड़ी तो। और चौथी बनाए थे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते थे? अब तक आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो आपको पता तो है, क्योंकि पिछली बैलेंस शीट से, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई होती थी, आप उसकी मदद से आप पूरे खाते तैयार कर देते और इस साल की नई बैलेंस शीट तैयार करते थे। यूं कह दूं इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट आप तैयार करते थे। अब जब अगली साल, बिजनेस तो कंटिन्यू है, बिजनेस तो चलता रहेगा, अब अगली साल जब आप दोबारा खाते बनाएंगे तो इस साल की जो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है वो अगले साल की ओपनिंग होगी। जब अगले साल की ओपनिंग होगी फिर उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप पार्टनरशिप फर्म खत्म ही कर रहे हो, बिजनेस बंद ही कर रहे हो, तो क्या अगली साल कोई दोबारा अकाउंटिंग होनी है? कोई अकाउंटिंग ही नहीं होनी। जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो किस बात की अकाउंटिंग? तो इस केस में बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट तभी बनेगी जब आप अगली साल दोबारा काम करने वाले हो, अगली साल दोबारा खाते बनाने वाले हो।
इस साल आप बिजनेस बंद कर रहे हो। सिंपल सी बात, मैं एक देसी भाषा में आपसे कहूं, जब आप कोई भी अपना बिजनेस बंद करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके ऊपर जितनी भी लाइबिलिटी है, जितनी भी देनदारी है, आप सबकी देनदारी दोगे। किसी का कर्जा अगर आपने ले रखा है, पहले उसका कर्जा निपटाओ। नहीं आपके पास पैसा है तो आपके पास जो एसेट्स हैं, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, सब बेच दो। जो पैसा आया सबका पेमेंट करते चले जाओ। बच जाए तो रख लो, ना बच जाए तो खत्म करके मैटर क्लोज करो। बात समझ में आती है? नहीं मिलता है तो भैया घर से लेकर आओ, पर आप अपनी देनदारी पूरी करो, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस बंद करोगे। ये तो था देसी तरीके से बोलना। इसी तरीके से हमारा खाता तैयार होता है। कौन सा खाता बनता है? हमारे पास यहां पर 4 प्रकार के खाते बनते हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था ना, एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू होता था, ये रियलाइजेशन बनता है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन की तरह नहीं है। इसको हम दुकान का खाता बोल सकते हैं, दुकान का खाता। इसके अंदर क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, मैं वैसे पूरा फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप समझें कि रियलाइजेशन में होता क्या है। रियलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप अपनी सारी की सारी एसेट्स बेचते जाओगे और सारी की सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट करते जाओगे। देसी भाषा में बोलूं, जितने भी आपके पास आपकी एसेट रखी है, लैंड रखी है, बिल्डिंग रखी है, सबका पेमेंट करते जाओगे, सॉरी सब कुछ बेचते जाओगे। पैसा आपके पास आ गया, अब आप क्या करने वाले हो, जितना आपने कर्जा ले रखा है, जितनों का पैसा आपको देना बाकी है, उनका आप पैसा देते जाओगे। चाहे वो आपके कर्मचारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, आपने माल उधार खरीदा हो या एक लोन आपने लिया, आप उनका लाइन बाय लाइन पेमेंट करते जाओगे। ये रियलाइजेशन की कहानी है। बात समझ में आती है? कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। जब आपको खाते बनाने सिखाऊंगा तो आप खुद भूल जाओगे कि रियलाइजेशन का मतलब क्या था। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात ये है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आ गया ना अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते थे। नॉमिनल अकाउंट हुआ करता था वो, ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन क्या है कि थ्योरी में जब क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो आप उस वक्त भूल जाते हो। आपको केवल खाता बनाना याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। तो आपको ऐसा नहीं करना है, याद रखनी है चीजें भी। दूसरा खाता कौन सा बनता है? पार्टनर से लोन अकाउंट। अगर पार्टनर से लोन ले रखा है, अगर किसी पार्टनर से, मैं कह दूं ए, बी और सी, 3 पार्टनर है, ए ने लोन दे दिया पार्टनरशिप फर्म को, अगर ऐसा हुआ है तो उसका लोन खाता भी बना दो। और अगर नहीं है, अगर नहीं लोन ले रखा तो कोई जरूरत नहीं है, अगर लिया है तभी बनाना पड़ेगा। बात समझ में आती है? मैं इसको इफ एनी लिख सकता हूं, इफ एनी, अगर है तो बना दो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है, जैसे आप बनाते आए हो वैसे ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, कोई इसमें खास चेंज नहीं है। 2-4 चीजें चेंज है, मैं उस टाइम आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट आता है कैश या बैंक बैलेंस। ये आपको बनाना है, आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर ही बनाना होता था, लेकिन कभी मैचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी। आपका केवल और केवल एक फोकस रहता था कि आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, यहां पर आपका कैश अकाउंट मैच होना चाहिए। ये कैसे होगा, मैं अभी आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, कुछ नियम लिखवाऊंगा। नियम ऐसे हैं, कुछ ऐसे नियम नहीं है, आप सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको याद करना पड़ जाएगा चीजों को। लेकिन मैंने यहां पर कुछ स्टेप्स बनाए हैं, कुछ स्टेप्स इस टाइप के तैयार किए हैं कि उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन जैसे भी हो उसके अंदर आपके खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आती है? तो जरा आप इसको नोट करें। हाँ जी, तो आपके पास ये एक चीज और है, मैंने आपसे कहा मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, 4 स्टेप्स मैं आपके साथ फॉलो करने वाला हूं। 4 स्टेप्स में आपका सारा का सारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप, जब मैं इन क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा, याद है मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कराते हुए आपको कुछ चीजें बताई थी। जब मैंने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था तब मैंने आपको बताया था कि मैं 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। पहला तरीका वो जब मैं नॉर्मली आपके साथ डिस्कस करता था कि पहले एक एक करे खाता क्लोज करता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था मैं सीए फील्ड में इसी तरीके से क्वेश्चन करता हूं ताकि सावधानी ना तो हटे और ना ही दुर्घटना घटे। कैसे भला? कि सबसे पहले बैलेंस शीट की सारी चीजों को ट्रांसफर करता था, अनटिल और अनलेस उनके बारे में कुछ बोल रखा हो या ना बोल रखा हो, मैं सबसे पहले उन्हें ट्रांसफर करता था।
ट्रांसफर करने का मैं दूसरा स्टेप होता था, जितनी भी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं उन एडजस्टमेंट को उसका डबल इफेक्ट लेकर उसे उसके अंदर पोस्ट करता था तीनों खातों में, तीनों चारों जो भी खाते बनते, अगर कैश बैंक भी बनता था तो। तीसरा स्टेप क्या था कि मैं एक एक करके सारे खाते बंद करता जाता था और बैलेंस शीट मैच कर देता था। ये वहां 3 स्टेप फॉलो होते थे, लेकिन मैंने कोई स्टेप नहीं लिखवाया था क्योंकि वहां पर आप इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हो कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन उन सब से थोड़ा हटके है। आप वहां पर एडमिशन में भी वही चीज पढ़ रहे थे, रिटायरमेंट में भी वही चीज पढ़ रहे थे, डेथ में भी वही चीज पढ़ रहे थे। 3 चैप्टरों में आपने वही चीज पढ़ी, इसलिए मुझे स्टेप्स लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वही चीज बार बार आप 3 चैप्टरों में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छपी गई बात, लेकिन यहां केवल एक ही चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए बात को थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप हमारा जो मैंने यहां लिखा है, वो स्टेप हमारा कहता है कि आप बैलेंस शीट की चीजों को कौन कौन से खातों में किस किस तरीके से डालने वाले हो। दूसरा स्टेप कहता है कि अब एसेट कैसे कैसे बेचोगे और लायबिलिटी कैसे कैसे पेमेंट करोगे। तीसरा स्टेप कहता है कि भैया खर्चा भी तो हुआ होगा इतने सब काम में, उन खर्चे की पेमेंट कैसे करोगे, क्या कोई पार्टनर देगा या फिर आप बैंक या कैश से पेमेंट करोगे। तीसरे स्टेप में ये वाला डिस्कशन है। और चौथे स्टेप में वही काम है कि आप खाते कैसे बंद करने वाले हो। पहले कौन सा खाता बंद करोगे, उसका बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा और कौन सा बैलेंस आपका मैच करने वाला है। मैं पहले स्टेप की बात करता हूं। पहले स्टेप में क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ते, फॉलोइंग स्टेप्स वर अप्लाइड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें क्या है, स्टेप 1 हमारे पास है, 4 स्टेप है, ध्यान रखना इस बात का। पहले स्टेप की बातचीत करता हूं। ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। बुक वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है आपकी लैंड की कीमत बढ़ गई हो सकता है आपके बिल्डिंग की कीमत घट गई हो सकता है डेटर्स क्रेडिटर्स की कीमत ऊपर नीचे हुई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो भी बैलेंस आपका लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, आप उसी को उठाकर खातों में डालने वाले हैं। बात समझ में आती है, वो बात की बात है। अगर एडजस्टमेंट में कोई चेंज हुए हैं, ऊपर नीचे अगर अमाउंट हुई है, वो बात की बात है, बाकी स्टेप्स है उसमें देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपको बैलेंस शीट दे देगी, उस बैलेंस शीट की फिगर्स को कैसे कैसे आप डालने वाले हैं। तो हमारे पास 4 खाते, मैंने अभी इससे पहले वाले अब थोड़े 2 मिनट पहले बताए कि हम 4 प्रकार के खाते बनाते हैं। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइटम्स बैलेंस शीट की कौन कौन से खाते में जाएंगी। तो पहली स्टार्टिंग हमारी रहेगी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस हुआ करता था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। अब तक आपने क्या पढ़ा था रिटायरमेंट तक कि कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट का करंट अकाउंट में जाएगा। पर यहां पर ऐसा नहीं, चाहे कैपिटल हो चाहे करंट हो, सारा का सारा बैलेंस कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद प्रॉफिट या लॉस अगर आपको दे रखा है वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और सारे के सारे रिजर्व्स, चाहे वो कोई से भी हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, XYZ कुछ भी हो, आप वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में डालने वाले हैं। इसके बाद आपके पास है कैश या बैंक। अगर ए बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो आप कैश या बैंक बैलेंस जैसे भी एक केस हो आप उसके अंदर डालने वाले हैं। अगर कभी आपके ऐसे सिचुएशन आ रहे कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है या कैश भी लिखा है और बैंक भी लिखा है, तो ये रिकमेंडेशन है कि दोनों का एक खाता बना लें। वैसे ज्यादातर ये होगा कि आपकी कैश अकाउंट होगा या तो वैसे तो बैंक अकाउंट ही मिलता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां पर कैश और बैंक दोनों दिया हुआ हो, तो ये रिकमेंडेशन है कि आप दोनों के एक सिंगल खाता बनाएं कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में क्या डालेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप कैश का बैलेंस भी लिखेंगे और बैंक का बैलेंस भी लिखेंगे। ठीक है, थर्ड आता है पार्टनर लोन अकाउंट, ये सीधा पार्टनर लोन अकाउंट के अंदर जाएगा, भाई कहीं नहीं जाने वाला है। बाकी जो भी आइटम बच गए, जो भी डेटर क्रेडिटर, मतलब जितनी भी एसेट्स बच गई, जितनी भी लायबिलिटीज, इन तीनों स्टेप में जो नहीं गई वो सब चीज कहां चली जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएंगी। ये कैसे कैसे जाएंगी, जब मैं खाता बताऊंगा आपको बनाना तब आपको अपने आप समझ में आएगा। फिलहाल आपसे ये रिकमेंडेशन है कि इस स्टेप को आप उतारें और जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उसको जरा थोड़ा सा रिवाइज करें। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बाकी स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए मैं अलविदा चाहूंगा। अगर भैया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। और कोई गलती रही हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।